नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे नोटबंदी के 1 साल पूरे होने की ठीक पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। लंबी लंबी लाइनें, वो जन सैलाब का सब्र और उस पर चढ़ता सियासी पारा, हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी में क्या हासिल किया है और क्या खोया है। दावे प्रतिपक्ष के मजबूत हैं या सत्ता पक्ष के। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे लोकतंत्र और अर्थ जगत के लिए काला अध्याय बताया है, काला दिवस बताया है। दूसरी तरफ अरुण जेटली, जो देश के वित्त मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। क्या खास है, हमारे मजमून को समझिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ विश्लेषक के रूप में अनिल शेखावत साहब हैं, आरपी विजय जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं और जय सिंह जी कोठारी, जाने माने अर्थ जगत के पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। आप जरा देखिए कि क्या पूरा मजमून है आज की खास खबर का। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हमारे यह कदम भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इससे ताकत मिलने वाली है। आठ नवंबर, समय रात 8 बजे। ये वो पल था जब देश प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से स्तब्ध रह गया था और वो फैसला था नोटबंदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट रात 12 बजे से चलन से बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने फैसले के साथ इस बात का जिक्र भी किया था कि 50 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी करने के पीछे जो कारण बताए, उनमें काला धन, जमाबंदी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद प्रमुख थे। नोटबंदी के दौरान कई लोगों की जान भी गई जब उन्हें पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ा। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने लंबे इंतजार के बाद जब आंकड़ा जारी किया तो पता लगा कि सारी राशि बैंकिंग सिस्टम में लौट गई है। यह सरकार की अपेक्षा के विपरीत थी। सरकार का दावा रहा है कि नोटबंदी के कारण ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार पर रोक लगी। इस फैसले के कारण सरकार का दावा है कि टेरर फंडिंग पर रोक लगी है, लेकिन आतंकवाद पहले से ज्यादा उग्र हुआ है। नोटबंदी का एक बड़ा असर बेरोजगारी पर भी पड़ा है। is a complete disaster for our economy. It has broken the back of small and medium enterprises in India. In the textile hub of Surat alone, 60,000 looms have been discarded since July. केंद्र सरकार लगातार इसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला बताती आई है, लेकिन इस फैसले के बाद से ही आर्थिक मामलों के जानकार और विपक्ष ने इस फैसले को अर्थव्यवस्था को बदहाल करने वाला बताया। नोटबंदी के बाद से जीडीपी में गिरावट हुई, कई छोटे उद्योग चौपट भी हुए, लेकिन सरकार का मानना रहा कि एक वक्त के बाद सब कुछ बेहतर स्थिति में होगा और देश की अर्थव्यवस्था नए आयामों को छुएगी। म्यूचुअल फंड्स में हो, कैपिटल मार्केट में हो, इंश्योरेंसेस में हो, इन सब क्षेत्रों में अगर हम देखें इससे तो पिछले 1 वर्ष में रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ी है। मोर मनी इन द बैंक, मोर मनी इन म्यूचुअल फंड्स, मोर मनी इन द कैपिटल मार्केट्स, मोर मनी इन इंश्योरेंसेस। और ये अपने आप में फॉर्मल इकोनॉमी में अधिक साधन जाए उसके संकेत में जाता है। सरकार पर जब भी नोटबंदी को लेकर आरोप लगते हैं तो सरकार का यही जवाब रहा है कि इस फैसले से शुरू में परेशानियां होंगी, लेकिन 1-2 साल में सब कुछ सामान्य स्थिति में लौट आएगा। और ये नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले देश के अच्छे दिन लाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
तो आपने देखा कि नोटबंदी पर दोनों तरफ से ही आमने सामने, यानी कि प्रतिपक्ष मुख्य पार्टी कांग्रेस और सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभाला है अरुण जेटली ने। पूरे देश भर में सरकार ने 1 दर्जन अपने प्रवक्ताओं को, जिनमें ज्यादातर मंत्री हैं, उनको उतारा है और नोटबंदी का पक्ष रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस काला दिवस मना रही है। ये इसके सियासी मायने हुए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि वास्तव में 4 खास बातों को लेकर के नोटबंदी की गई थी। एक था टेररिज्म फंडिंग रुकेगी, फेक करेंसी रुकेगी, ब्लैक मनी रुकेगी और करप्शन रुकेगा। हम कहां देखते हैं इन सब चीजों को, ये सबसे बड़ा सवाल है। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नोटबंदी और उसका सारा मकसद, उसके हालात किसी से छिपे नहीं है, आम जन पे इसका क्या इम्पैक्ट आया? देखिए योगेंद्र जी, पहले भी हम एक प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं और मैंने उसमें कहा था कि नोटबंदी के जितने भी कोई प्लस और माइनस के जो भी इफेक्ट आएंगे उसको हम 2019 तक चर्चा करते रहेंगे। कोई भी जो सरकारी फैसला होता है उसकी मंशा जो होती है वो एक अलग चीज है और उस फैसले से क्या रिजल्ट आते हैं इसका विश्लेषण एक अलग चीज है। तो मोटे तौर पे नोटबंदी विश्व में किसी भी देश में आज तक हुआ नहीं, इसलिए मोदी साहब ने ये सोचा कि मैं एक ऐसा काम करूं जिससे पूरे विश्व में मेरे काम की जय जयकार के नारे लगें। उनको ये इफेक्ट पता नहीं थे कि नोटबंदी के क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं। जो बहुत अच्छे इफेक्ट नोटबंदी के होंगे वो सरकार कल अपने विभिन्न प्रवक्ताओं के थ्रू इस पूरे देश में ये चर्चा करेगी कि नोटबंदी एक बहुत अच्छा जो है कदम था। परंतु हम जो यहाँ पर आज जो आपके स्टूडियो में बातचीत करना है, मोटे तौर पे ये विश्लेषण करना चाहेंगे कि नोटबंदी के क्या गलत इफेक्ट रहे जिससे इस देश की इकोनॉमी गलत दिशा में जा रही है। मेरे कहने से गलत दिशा में नहीं जा रही है, परंतु अगर पिछले 6 छमाही क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो जो जैसे ग्रोथ रेट 5.7 जो लास्ट क्वार्टर की गई थी, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन दे रही है कि नोटबंदी की वजह से कि तो कहीं हमारी देश की इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। अगर नोटबंदी सही होती तो क्यों 1,30,000 करोड़ आदमियों को हम लाइन में लगाते और वो लाइन में लगे हुए आदमियों की आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए 150 आदमी मर गए। अगर उसकी प्लानिंग सही होती तो क्यों एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हो सकता है कि नोटबंदी एक अच्छा कदम हो और उस फैसले की मंशा बहुत अच्छी हो, जिस मंशा की आपने बात करी कि टेररिज्म खत्म होने की बात कही गई, फेक करेंसी की बात करी गई और ये बात कही कि भ्रष्टाचार इससे मिटेगा। तो मोटे तौर पे काला धन और भ्रष्टाचार एक 2 ऐसे अहम मुद्दे थे जिसके लिए नोटबंदी लाई गई। नोटबंदी में काला धन कितना गया ये सरकार के दावे हैं, परंतु दूसरी तरफ जो आरबीआई की जो एक विज्ञप्ति है उसमें कहा गया 99% जो है करेंसी वापस आ गई है। सिर्फ 16,000 करोड़ ही हैं जो वापस नहीं आए, परंतु नोटबंदी लाने के लिए 8,000 करोड़ के नए नोट छापने के लिए तो खर्चा ही आ गया। हालांकि मुझे याद आता है कि लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 18 लाख सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन को नोटिफाई किया है। तो 1,36,000 करोड़ आदमियों की जो पैसा आपने बैंक में जमा कराया उसमें 18 लाख ट्रांजैक्शन को नोटिफाई करना एक बहुत मामूली सी चीज है। नोटिफाइड कौन सी चीजें हो रही हैं? ज्यादातर प्रॉपर्टीज के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। वो आप कैसे भी उन चीजों को उजागर कर सकते थे, ऐसा हमारा सिस्टम कहते हैं। जहां उन्होंने बात करी कि कुछ परसेंटेज हमारी टैक्स पेयर्स की बढ़ी, तो वो हर साल का एक रेवेन्यू है। जब अब 1922 से इनकम टैक्स का एक्ट है, 1961 में दोबारा हुआ, तो हर साल मैं देखता हुआ आ रहा हूं कि टैक्स जो है पेयर बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, टैक्स सेवर बढ़ रहे हैं। और अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो नो डाउट के कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी बढ़ा होगा, परंतु इसका विश्लेषण करने के लिए हमेशा सरकार ये कहेगी और कल बड़े जोर शोर से दावे पेश करेगी कि हमने बहुत ज्यादा इसमें रेवेन्यू का इफासा हुआ है। परंतु मेरा ये मानना है कि इस डिसीजन से कि जिस मकसद से सरकार नोटबंदी लेकर के आई थी उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रही है। देखिए, नोटबंदी अगर अच्छा होता तो क्यों हमारी, मेरे कहने का मतलब है क्यों हमारी जो है ग्रोथ रेट डाउन जा रही है। हाँ। इकोनॉमी में हमारी जो ग्रोथ रेट एक पैमाना है कि हमारी इकोनॉमी, हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसकी वजह से कैसे आगे बढ़ेगी। इसके लिए जेटली साहब का कहना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब भी लागू किए जाते हैं तो फ्लक्चुएट करता है हमारा जीडीपी, अप एंड डाउन आता है।
देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, नोटबंदी का मकसद क्या था, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। क्या नोटबंदी से इकोनॉमी में ब्लैक मनी कम हुई क्या? 3 लाख करोड़ रुपए का इनका मिनिमम, हर साल कहते हैं कि हमारे 20 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है उसमें 30% ब्लैक मनी आती है, ब्लैक मनी जनरेट होती है। तो अगर हम 6 लाख करोड़ माने, उसको 3 लाख करोड़ सरकार ने माना, पर सरकार के पास पैसा तो पूरा आ गया ना। तो सरकार को ये सत्यता पूर्वक अपनी इस बात की गलती को मानना चाहिए कि हमारे कहीं ना कहीं एस्टिमेट इसके गलत हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका फैसला गलत था, यानी कि उनकी मंशा ठीक हो सकती है, पर जब हम 99% पैसे का वापस बैंक में आना ही एक तरह से ये माना जा सकता है कि सरकार जो मकसद लेके चल रही है, यानी कि ब्लैक मनी अगर आपको कहीं लग भी रहा था, जिसे एक इश्यू भी बनाया जा रहा था, वो तो लोगों के व्हाइट में आए, यानी कि आपके बैंक में करेंसी आता है, आपके अकाउंट में शो हो रहा है, तो उसे हम किसी भी कायदे से ब्लैक मनी नहीं कह सकते, ये माना जा सकता है। योगेंद्र जी, 3 लाख कंपनियां बंद करने की बात कर रहे हैं, सेल कंपनियों का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 17,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन है। हाँ, 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 13,300 करोड़ रुपए का, मैं कह रहा हूं कई फिगर बहुत आएंगे कल। हाँ। दुनिया भर के फिगर आएंगे जो एक दूसरे फिगर को ओवरलैप करेंगे। मैं ये मानता हूं एक्स अमाउंट था, 15,000 करोड़ हो सकता है, 17,000 करोड़ हो सकता है, तो क्या उसके लिए इतना बड़ा कदम जायज था क्या? ये अपनी एक एनालिसिस की बात है, ये अपन एक जो विचार विमर्श की बात है कि इतना बड़ा स्टेप लेने की वजह से क्या इस देश को फायदा हुआ। और मेरा यह भी मानना है कि 1 साल बहुत कम पीरियड है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं कि इसके क्या इफेक्ट आएंगे, परंतु 1 साल में क्योंकि उसका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन बहुत पुअरली था। मैं अभी देख के आया हूं कि वो कह रहे थे 10 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक हम 4,000 रुपए हर आदमी को देंगे, मुझे आप 50 दिन दीजिए। मैं कह रहा हूं 1 साल हो गया, आज भी उसके इफेक्ट जो है, बैड इफेक्ट्स, जो सही इफेक्ट है वो सरकार देगी। और जेटली साहब ये कहते हैं कि ये जो हमने जो चीज करी है, फिर वो कैशलेस की तरफ चलेगी। कैशलेस का उदाहरण उन्होंने दिया कि स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहां कैशलेस इकोनॉमी है। स्वीडन की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, हम 130 करोड़ रुपए, 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। वहां की जो है लिटरेसी जो है 100% है, हम हमारी 72% है। तो ये जो लिटरेसी से चीजें जोड़ रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। तो हमारा देश विषमताओं से भरा हुआ है और विविधताओं का देश है, हर तरह के आदमी है, गांवों की एक इकोनॉमी अलग है, एग्रीकल्चरिस्ट अलग हैं। तो आज आंकड़े दिए जा रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी से हमारे कैश ट्रांजैक्शन कम हुए। तो जब आदमी को आप करने ही नहीं दोगे और नई नई चीजें लाओगे, तो आप जब पहले एवरेज 0 था, तो आप कैशलेस को खत्म करेंगे तो जरूर एवरेज तो बढ़ेगा ना। तो आंकड़ों से देश की राजनीति को समझाया जाएगा, जो मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि मिश्रित इसका एक रहा। इसके इफेक्ट भी अच्छे होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 0 नहीं होंगे, परंतु हड़बड़ाहट का पर बिना किसी एक प्रोग्राम से एग्जीक्यूट किया हुआ एक डिसीजन मानता हूं। चलिए, जयसिंह जी कोठारी साहब हमारे साथ हैं। कोठारी साहब, 1 साल हो चुका है नोटबंदी को और काफी एनालिसिस किया आपने, कई बार हम लोग इस मुद्दे को लेकर के चर्चा भी की। 1 साल बाद अगर हम चर्चा करें इसकी, तो वास्तव में नोटबंदी जिस मकसद से सरकार लेकर के आई थी, क्या मान सकते हैं कि उसके आसपास पहुंची या पूरी तरह से जो मकसद लेके चली थी उसे पूरा कर रही है? देखिए, मकसद जो लेके आई थी कि हमारे टैक्स पेयर बढ़े, सरकार की रेवेन्यू बढ़े, तो उसकी शुरुआत तो हो गई है जी। और डाटा भी कहते हैं जीएसटी के बाद में जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बढ़े हैं, करीब करीब डबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए। ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी की बात भी है, वो भी होगी, वो तो निश्चित रूप से होनी थी। जब आपने कंपल्सन कर दिया कि इसके अलावा आप कर ही नहीं सकते, तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। तो ये एक नई इकोनॉमी का दौर है, इसको कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी। अब हमने क्रिएशन का सब रास्ता छोड़ दिया है, बस आप डिस्ट्रीब्यूशन करो। और एक होता है कि ग्रोथ का डिसरप्टिव इकोनॉमी, जो चलती हुई चीज को आप छेड़ो और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास में वेल्थ का सिस्टम कैसे शिफ्ट हो, ये उसका एक नया टूल है जो हम सब लोग क्या पहली बार देख रहे हैं। विकसित देशों में ऐसा होता है, वो यूज टू है। तो हमने क्या किया कि ये कैश इकोनॉमी पे जो लोग जिंदा थे उस सबको हमने डिसरप्ट कर दिया और उसको ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, ईमानदार इकोनॉमी, कुछ भी आप कह लें, उसमें हमने उसको ट्रांसफर करने की ये प्रक्रिया शुरू की है। और अब परिणाम तो इसके नेचुरली जो सरकार ने कहे हैं थोड़े बहुत अच्छा आएंगे, लेकिन सबसे जो खराब परिणाम वो है कि जो कैश इकोनॉमी से रिलेटेड लोग थे, जो बेरोजगार हो गए, जो काम धंधे बंद हो गए, उनका वापस शुरू हो पाना, चाहे सिस्टम में सरकार कितना ही पैसा झोंक ले, वो वापस वहां जा ही नहीं सकता। ये हमारी इस इकोनॉमी डेवलपमेंट की इकोनॉमी का रूल है, पास्ट नेवर रिपीट। इसमें पास्ट कभी रिपीट ही नहीं होता है।
इसलिए सबसे जो चुनौती का काम है, हमारे जैसा आपने कहा कि 125 करोड़ की पॉपुलेशन का कंट्री है, ये कोई स्वीडन, नॉर्वे या वो ब्रिटेन और वो नहीं है। और बेरोजगारी हमारे यहाँ पे है, शिक्षा का स्तर हमारे कम है। इतनी जनसंख्या को मान लीजिए मैं कहूँ 25 करोड़ भी वो लोग हैं, 20 करोड़ भी वो लोग हैं, तो वो 25 करोड़ होते ही अमेरिका के बराबर होते हैं। उनकी जो तकलीफ है उसका क्या सरकार करेगी, वो कोई रास्ता अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये आंकड़ेबाजी के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, रेवेन्यू भी बढ़ेगी नेचुरली। आपने कहा है कि नहीं, अब आपको वो आपका जीडीपी भी बढ़ेगी क्योंकि आपने डिजिटल किया है। तो पहले जो उसकी मनी का जो ट्रेवल करने की स्पीड थी वो डिजिटल ने बढ़ा दिया। तो किसी चीज को एक को आप इस ट्रांजेक्शन को होने में 10 दिन लगते थे, अब आप ये एक दिन में ये 4 बार घूम जाएगा, तो इससे जीडीपी की ग्रोथ भी होगी, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बेस है वो हमने इस सिस्टम ने समाप्त कर दिया है। और आने वाले समय में अब आप ये कह लीजिए कि हिट एंड ट्रायल वाला काम है। ये सड़क निर्माण पे इतने पैसे लगाएंगे, फिर उसे टेम्परेरी जॉब 2-4 साल मिलेंगे, फिर आगे चलेंगे, बस अब चलते रहो, आप सिस्टम में पैसा डालते रहो। ये एक नई मनी इकोनॉमी का ये दौर है, इसको समझने की बात है। और उससे जो विनर्स लूजर्स गेम जो पैदा होते हैं, तो मेरे ख्याल से है कि जो एक जनरेशन है उसके लिए आने वाले चुनौती का बड़ा समय है, या वो कह दीजिए कि वो इस नई इकोनॉमी के टर्म में वो रिटायरमेंट की शेप में आ जाएगी। उसके पास में प्रैक्टिकली 5-7 साल के बाद में आने वाले समय में कोई काम उसके पास में नहीं रहेगा। मोदी साहब 4 प्रमुख बातें गिनाई थी उस वक्त जी। करप्शन फ्री सिस्टम देने के लिए, फेक करेंसी को रोकने के लिए, टेररिज्म फंडिंग को रोकने के लिए और ब्लैक मनी को आउट करने के लिए। तो अगर इसको हम चारों को देखें तो कहीं किसी की कमर टूटी है उससे? नहीं, ब्लैक मनी का जो जनरेशन होता था उसका आइडेंटिफिकेशन होना चालू हो गया है। बेनामी प्रॉपर्टीज वाला भी सरकार के पास कर सकती है, लग गई है। वो तो जब आपको किसी चीज का मूवमेंट का पता लग जाएगा, उसका क्लू लग जाएगा, तो नेचुरली आप और हम जानते हैं पुलिस वाले हैं, वो अपराध करते हैं, उसको कोई सुराग मिल जाता है तो उस पर ढूंढ निकालते हैं ना उसका। तो सेम यही चीज है, पहले वो चीज नहीं थी। ये नोटबंदी के बाद में क्या है कि उस ट्रू ऑनर का या जिसने भी पैसा जमा करा है वो पॉइंट पता लग गया। अब उस पॉइंट से आप पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम पीछे के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। उस मनी का बेटर यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करें, इसके लिए कोई बात नहीं करता। बस वो इसने कहां से आया पैसा, क्या हुआ, वो उन गड़े मुर्दों को और उन लोगों को आप जेल में डाल दो, ये कानून ले आओ, वो ले आओ। ये जो दहशत वाला माहौल है, ये एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है और ये लोगों में काम करने की भावना को हतोत्साहित करता है। बिल्कुल। जबकि होना ये चाहिए कि वो पैसा जितना आया है सिस्टम में, उसका हम प्रोडक्टिव यूज कैसे करें। आप सरकार 7 लाख करोड़ की सड़कें बनाने की ये बात कर रही है, मैं कहूँ वो पैसा आप लेके उसमें डालने के लिए किसने मना किया आपको? जब पैसा है बैंकों के पास में पड़ा है, लेने वाला नहीं है, तो उसकी कोई ऐसी इंटेलिजेंट प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? वो एक कमी जो मैं देखता हूँ, वो कमी इसमें है। बिल्कुल। और शायद एक कारण हो सकता है कि निवेश जो बढ़ना चाहिए था हमारे, वो निवेश की इसलिए नहीं बढ़ रहा है, कि नहीं बढ़ पा रहा है। और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 23% जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हो चुका है। तो आरपी विजय साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये कुछ मुद्दे सामने भी आ रहे हैं, आप लोगों की जहन में भी होंगे, कुछ लोग आम चर्चा में भी करते होंगे। अनिल शेखावत साहब ने कई ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं कि जिनका सरकार को जवाब देना चाहिए कि वास्तव में क्या ऐसा है। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं उसमें 2-3 चीजें सामने आ रही हैं कि जिस मकसद के साथ में कहा गया था कि इससे आतंकवाद की कमर टूटेगी, करप्शन फ्री माहौल, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे और फेक करेंसी रुकेगी और ब्लैक मनी आउट होगी सिस्टम से। जयसिंह जी कोठारी साहब कह रहे हैं कि ब्लैक मनी आइडेंटिफाई हो रही है सिस्टम से, तो आउट। सबसे बड़ी बात तो एक कि ब्लैक मनी की डेफिनेशन क्या है, अभी तक यही कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कि ब्लैक मनी है कौन सी। जब सिस्टम में अगर पैसा आपका आ रहा है तो मेरे ख्याल में जब आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये पैसा है तो वो ब्लैक मनी नहीं कह सकते हैं उसे। या फिर अगर छिपा के कोई रखा हुआ है वो नहीं दे रहा है, वो उसको किस परिभाषा में हम देख सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ब्लैक मनी की डेफिनेशन क्या लेकर के चले में हुआ तो इसमें रहा ही नहीं। जब अब तो सारा ओपन हो चुका है, तो आई थिंक वो ब्लैक मनी वो बात है कि भाई तू ये 5 करोड़ रुपए तुमने जो जमा कराए उसका पहले अकाउंट कहां से लाया, उस पर तूने टैक्स दिया कि नहीं, वो खुदा बखेड़ी का काम है। वो उसको ब्लैक मनी की डेफिनेशन मोटा मोटा वो है। योगेंद्र जी, 8 नवंबर 2016 को सभी को पता है भारतीय आर्थिक जगत में एक बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया और 86% जो बड़े नोट थे उनको डिमोनेटाइज इन्होंने किया।
और बाद के अंदर इसको नोट बदली की गई नए नोटों से। तो ये एक ऐतिहासिक कदम है और इसको जिस उद्देश्य से लाया गया था, नो डाउट आज मैं अनिल जी से बिल्कुल सहमत हूँ, जिस पर्पज से लेके आए थे, कुछ पर्पज में कुछ लोग बागों ने, ऐसा नहीं है कि उनकी मंशा बहुत बढ़िया थी, बट कुछ तीन भी जिसमें आपको गिनाता हूँ, एक बैंकिंग सिस्टम, एक बिल्डर्स, एक बुलियन वाले, इन्होंने जो बहुत बढ़िया काम होने वाला था उसको थोड़ा सा खराब कर दिया उस पीरियड के अंदर, और जो 50 दिन का टाइम था उसके अंदर इन्होंने बहुत बदमाशी करके और जिस पर्पज के वो लाया था उस पर्पज को थोड़ा डिफीट किया। बाकी जो उद्देश्य आपका जैसे ब्लैक मनी खत्म करने का था, टेररिज्म फंडिंग का था, फेक मनी खत्म करने का था और करप्शन को रोकने का था, ये चारों उद्देश्य से लेके आए थे। उसमें बिल्कुल ये 100% तो नहीं हुए, बट कुछ हद तक इन्होंने मैक्सिमम कामयाबी इन्होंने ली है सरकार ने। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उस समय ये जो आरबीआई ने बताया फिगर कि 99% पैसा जो बैंक में जमा हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो लेजिटिमेट मनी है। नो डाउट आज आइडेंटिफिकेशन हो गया किन उन्होंने पैसा जमा कराया, सरकार उनके सोर्स का मालूम कर रही है, उनकी सोर्स के हिसाब से उन्होंने जो पैसा जमा कराया वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज, इस बीच के अंदर 14,000 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है और उनके आदमी रिटर्न भी नहीं भरते, तो ये भी एक सोर्स बहुत बड़ा है। तीसरी चीज, सेल कंपनीज है, 2,97,000 सेल कंपनीज है, उनमें से 2,97,000 कंपनी में से 38,000 कंपनी ऐसी पाई गई है जो इस समय जब नोटबंदी हुई थी उसमें इन्वॉल्व हुई थी और उन्होंने करोड़ों रुपया उसमें जमा कराया, और सिर्फ 8 नवंबर से पहले कईयों का तो नेगेटिव बैलेंस था, उसको उन्होंने पॉजिटिव करके उसमें 5,472 करोड़ रुपए इन्होंने जमा कराया और 5,452 करोड़ रुपए उनमें से निकाल लिया, सिर्फ 20 करोड़ रुपए उन्होंने रखा। तो इससे प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत सजग है, उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और चीजें को निकाल रहा है। मैं दूसरी चीज एक और आपको बताऊं कि उस समय बहुत क्या फायदे हुए हैं। आज की तारीख में डिस्कॉम की क्या पोजीशन थी, उस समय डिस्कॉम के पास पैसा नहीं था। आज उन्होंने कहा कि जो पुराने नोट हैं आप बैंकों में जमा कराइएगा, तो उनकी जो पुरानी रिकवरी थी वो भी रिकवर हुई और 4,000 करोड़ रुपया एडिशनल सरप्लस इनके पास आया। इसी तरीके से जो हमारे नगर निगम थे, निकाय थे, इनके पास उन्होंने कहा कि जितना भी आपके पास पुराना पैसा है इन लोगों के पास जमा कराओ, तो वो भी पैसा आपका जमा हुआ। रेलवे के अंदर है, आपके वो पेट्रोल पंपों पे है, उस समय आप देखो कितना परसेंटेज बढ़ा। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि मतलब सब जगह पे फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान एक ही चीज का है जो मैं आपको बताऊं, अनिल जी ने सही बात कही कि एक्चुअली उसका जो पर्पस था ना उसको डिफीट की नहीं। मैंने आपको बताया 3 आदमियों ने डिफीट किया, वो कुछ डिफीट किया उन्होंने, बट फिर भी ये मत समझे कि वो बच जाएंगे आज की तारीख में, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो गया पैसों का। जिस भी खाते में पैसा जमा हो गया उस पैसे की जो भी कलर है, आज मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास केस है तो वो नंबर 2 का है। नंबर 2 और नंबर 1 का अंतर मैं आपको बता दूं। बेसिकली जो जिस पे टैक्स जमा हो जाता है वो नंबर 1 का पैसा होता है, जिस पे टैक्स जमा नहीं होता वो नंबर 2 का होता है। वो चाहे बैंक में जमा हो चाहे आदमी के घर में पड़ा हो, इसलिए उसका अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अगर बैंक में जमा हो गया हो तो वो पूरा टैक्स का दिया हुआ पैसा है। अब उसके बारे में वो लेजिटिमेट पैसा है या नहीं है उसकी इंक्वायरी चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस बीच के अंदर 17,053 करोड़ रुपए की तो उन्होंने जब्त किया है, 1,003 करोड़ रुपया उसमें से नगद मिला है। तो इस तरीके से आप माने कि बेनामी प्रॉपर्टीज के अंदर अभी 300 ऐसे ट्रांजेक्शन मिले हैं प्रॉपर्टीज के जो बहुत ही मतलब हाई ट्रांजेक्शन, मतलब 50 करोड़ के आसपास के ट्रांजेक्शन है, उनको आइडेंटिफाई किया है। बेनामी प्रॉपर्टीज है लोग बागों ने किसी दूसरे के नाम से ले रखी है, वो आइडेंटिफिकेशन अभी हुआ है। अभी आपको देखो इकबाल कासकर, एक जो दाऊद का भाई है, वो कैसे पकड़ में है, वो भी डिमोनेटाइजेशन की वजह से पकड़ में है। आज अगर वो डिमोनेटाइजेशन उस समय, क्योंकि उनके पास बिल्डर्स पैसा पहुंचाते थे, पर डिमोनेटाइजेशन की वजह से उस समय पे उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाया। उस वजह से एक आदमी ने हिम्मत करी, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करी और वो बातें सारी समझ में आई। तो ये भी डिमोनेटाइजेशन का ही फायदा है कि उस समय इतने बड़े आदमी को उन्होंने पकड़ा, हाथ डाला। तो ये छोटी मोटी चीजें नहीं। नो डाउट जो पर्पज जिस पर्पज के लिए था वो अभी अपन एक साल बहुत कम होता है किसी को आकलन करने के लिए। अनिल जी ने सही कहा कि अगर पॉजिटिवनेस देखते हैं तो इसको थोड़ा सा अपन को लंबा खींचना पड़ेगा और लंबा ले जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई त्रुटि, हाँ मैं ये कहता हूं कि ठीक है कुछ कमियां रह सकती है, तो उसको और भी अब एक्चुअली क्या किस तरीके से सुझाव आ सकते हैं, गवर्नमेंट पूरी खुली पड़ी है एक बात जानना सुझाव लेने के लिए। विजय साहब एक बात जानना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया के सामने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
जनरेट करना ये एक बड़ी समस्या है सबके सामने, केवल हिंदुस्तान के सामने नहीं है। ये जो विकसित राष्ट्र उनके सामने भी बेरोजगारी बड़ी समस्या बन चुकी है। जीएसटी और नोटबंदी दोनों विश्लेषक हैं हमारे सामने, रिपोर्ट से कहती हैं कि उसका बहुत ही फर्क पड़ा है। पहले से हम बेरोजगारी से जूझ रहे थे और इसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा, एमएसएमई पे इसका असर पड़ा है। कोठारी साहब जो कह रहे हैं कि जो बिल्कुल छोटे कारखाने थे या जिनकी वजह से लोगों का रोजगार का काम चल रहा था वो बंद हो चुका है और बंद से निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ेगी। हम देखो कहने को चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका खामियाजा हिंदुस्तान को उठाना पड़ रहा है। योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पैसे बेसिकली एसएमई सेक्टर जो था हमारा वो केस के अंदर काम करता था। बट आज विजय साहब आपको रोक रहा हूं मैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर हम बात कर रहे हैं नोटबंदी का 1 साल। विजय साहब आपके पास में था और जयसिंह जी ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और नए सिरे से उन्हें चालू करनी पड़ेगी, यानी कि वो हमारी अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा कुठाराघात है। वो है बेरोजगारी का होना, काम जो धंधे थे लोगों के छोटे वो बंद हुए हैं, और जो मानना है वो सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टिव हुआ है तो वो है एमएसएमई सेक्टर। मैंने आपको बताया योगेंद्र जी, एमएसएमई सेक्टर को नो डाउट उसमें तकलीफ आई है, बट आज क्या है कि जो पैसा पहले इनफॉर्मल इकोनॉमी से था, कैश ट्रांजैक्शन होते थे, उनको हमने फॉर्मल लाने की चेष्टा करी है। और जब गवर्नमेंट का पैसा, अगर किसी भी आदमी का पैसा बैंक में चला जाता तो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ से उसको एक्चुअली उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो अब वो क्या है कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता और उसके बैंक के थ्रू करता है, तो उसके हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जितने भी टैक्स वाले हैं उनकी नजर रहती है। तो उसमें क्या बुराई है? अगर आदमी काम कर रहा है, उसकी नीयत अच्छी है, उसको ब्लैक मनी का काम नहीं करना है, तो उसमें काम बुराई क्या है? उसमें मैं तो इसको अच्छा मानता हूं कि आज अगर जीडीपी उससे ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, ऐसे ही बढ़ेगी अगर उस जितना पैसा उसमें डला उस 10% पैसा भी अगर अपन मान लेते हैं कि हमारी फॉर्मल जीडीपी अगर उसके हिसाब से बढ़ती है तो कम से कम भी उसका जीडीपी 2% बढ़ने चाहिए। और हर बार उन्होंने ये कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2% कम होगी। नो डाउट उस समय किसी कारण से, क्योंकि एमएसएमई को या और किसी कारण से ये कम हुई, और उस समय अभी एक कारण और जो अभी 5.7 की बात कर रहे थे अभी अनिल जी, उसके पीछे रीजन है जीएसटी भी अभी लागू हुआ है। 2 बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक ही साल के अंदर, मतलब एक टेन्योर के अंदर हो जाना, ये बहुत बड़ी चीज है। जो चीज अपने एक्चुअली 2004 से 2014 के बीच में जीएसटी के लिए कितनी मीटिंग हुई, एक बार भी उसको लागू नहीं किया। इन्होंने इतनी हिम्मत करी, मेहनत करी कि इसके लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार करके उसको लागू कर दिया। अब छोटी मोटी तकलीफें आ रही है, वो तकलीफें दूर होगी। और जो एमएसएमई सेक्टर को जो तकलीफ अभी आज की तारीख में वो प्रोडक्शन में नहीं कर पा रहा है, वो भी तकलीफें उनकी दूर करने की बात है। 9 तारीख को जो मीटिंग है उसमें बहुत बोल्ड डिसीजन होने वाले हैं, बड़े डिसीजन होने वाले हैं। हमको ये उम्मीद करनी चाहिए और इसका फायदा सभी को मिलेगा। इससे हमारी जीडीपी इकोनॉमी वापस रफ्तार पे आएगी। और जो पिछले फिगर आपने देखे पिछले महीने के, वो फिगर बहुत एनकरेजिंग है, और एनकरेजिंग के साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा है, आपका बिल्डिंग। विजय साहब, सरकार ये दावा कर रही है और आज देश भर में 3 लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग भी की है। अरुण जेटली ने की है, सुशील कुमार मोदी ने की है, और एक और सज्जन है आपकी पार्टी के नेता, उन्होंने मिनिस्टर हैं कोई, उन्होंने की है। कल भी आप यानी कि 8 तारीख को भी पार्लियामेंट में बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं वो ब्रीफिंग करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि लगातार सरकार जो दावे कर रही है कि हमारी जीडीपी का भी जिक्र किया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, अरुण जेटली साहब भी इसी भ्रम में थे इतने तक। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता और पूर्व वित्त मंत्री जब यशवंत सिन्हा ने सारी चीजों को बताया है कि हम बहुत बड़े भ्रम में हैं और एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों एक बहुत ही रोचक बात सामने आई थी कि जो अप्रैल का वक्त होता है, जयसिंह जी कोठारी साहब उस दिन की डिबेट के गवाह भी हैं, सबने आश्चर्य से जताया। जो मैं कहूं कि आपकी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए थे, जो फाइनेंस को समझते, उन्होंने भी कहा कि आज तक दुनिया में नहीं हुआ और ऐसा तो हमें लगता भी नहीं है कि वर्तमान सरकार ने कुछ आउट ऑफ द वे करके कुछ किया, जिसकी वजह से अभी का जो हमारा तिमाही का आंकड़ा है जो बढ़ करके चला जाए। अप्रैल के अंदर भी आंकड़े इस तरह के दे दिए गए कि जो बिल्कुल किसी के गले ही नहीं उतर रहे थे। तो आप यकीन करेंगे कि आम जन को कैसे भरोसा दिलाएंगे आप कि बिल्कुल जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है वो बिल्कुल यकीनन सही है? ऐसा है, सरकार जो आंकड़े पेश करती है
वो स्टैटिस्टिक्स जो भी होती है वो खुद तैयार नहीं करती, वो सिस्टम से तैयार मैं कम समझता हूं सिस्टम के अंदर। मैं आपको बताऊं, इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर चुके हैं कि मेरे आपको से पता है यशवंत सिन्हा जी के बारे में, मैं देखो बताऊं कि वो हमारे यहाँ वित्त मंत्री रह चुके हैं, अच्छे वित्त मंत्री रहे हैं नहीं रहे ये आप लोग अवलोकन करें। वो उस समय चंद्रशेखर की मिनिस्ट्री के अंदर वित्त मंत्री थे, उस समय देश का सोना गिरवी रखा गया था, वो कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कुछ अच्छाई होगी, उसको हम स्वीकार करते हैं, अगर कोई उसमें सुधार की गुंजाइश होगी सुधार करेंगे, बट ये नहीं मान सकते कि यशवंत सिन्हा जी ने जो कह दिया वो बिल्कुल लोहे की लकीर है, इसको मैं नहीं मानता। उनकी कुछ बातें हैं जिनके अंदर सुधार आ सकता है, उसको सुधार करने की चेष्टा करेंगे, बट ये नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया जो बिल्कुल साफ सुथरा है। अब मैं आपको बताता हूं आज की तारीख में ये जो नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी स्पेशल कोई आज 67 साल के अंदर जितना भी ब्लैक मनी था जो भी था, वो आपको बताऊं जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 1998 से 2004 के बीच में थी, उस समय 1.5 लाख करोड़ रुपए आपका बड़ी मुद्रा थी, जो बढ़कर के 15.4 लाख करोड़ हो गई। और इस बीच के अंदर जितनी भी मुद्रा नई छपी थी, जितनी भी मुद्रा, उसके अंदर 60% आपकी इकोनॉमी में आई नहीं दोबारा, एक बार बैंक से इश्यू होने के बाद में। उससे क्या हुआ, आपका उस समय का जो बैंक की आप देखो प्रॉपर्टीज की वैल्यू 300% से लगा के 2,500% तक बढ़ गई। आपका स्टॉक मार्केट 30% से बढ़कर के 300% बढ़ गया। आपके गोल्ड की वैल्यूएशन 30% से बढ़कर के 300% बढ़ गई। और आप उस वाजपेयी जी के टाइम का आप देखो, ये सब चीजें 30% के आसपास थी सारी, और जो उसकी थी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो बढ़ी थी वो 200% के आसपास बढ़ी थी। तो ये सारा का सारा आपको शो नहीं करता कि ये पैसा कहां गया था। इस वजह से ये डिमोनेटाइजेशन लाया गया था कि फॉर्मल इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा था, इनफॉर्मल इकोनॉमी पैरेलल चल रही थी, ब्लैक मनी जनरेट हो रहा था। एक बात जानते हो तो अनिल शेखावत साहब का जो सवाल था, ये सब चीजें तो चलिए हम कोई भी कदम उठा लेते हैं, आदमी ऊपर से कूद भी जाता है तो कोशिश की जाती है उसको बचाने की और प्रयास किया जाता है कि नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं होती है कि बिल्कुल ये मैं सोच करके ही चलूं। आप ये बताइए कि ये कुछ लोग विश्लेषक ये मानते हैं कि बिना तैरने जानते हुए हम पानी में कूद पड़े हैं। आप ये बताइए कि अगर एक्सरसाइज होती है हमारी तो एक साल के अंदर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाए, जबकि एक्सपोर्ट ये माना जाता है कि किसी भी मुल्क की अगर आपका एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है। अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग का आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, आप तो इंपोर्ट बढ़ा दिया आपने। मैं आपको बताऊं, अब इस समय जो आप जो बात कर रहे हैं जीएसटी लागू होने के बाद जब 2 चीज एक साथ हो गई, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी एक ही टाइम में हुआ है, तो उस वजह से थोड़ी सी गिरावट हमारी जीडीपी में भी आई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस में गया और आपका जो एक्सपोर्ट है वो भी कमजोर हुआ। तो उस वजह से इकोनॉमी को एक साथ 2 चीजें एक साथ करनी पड़ी उस वजह से। बट ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए अपन क्यों नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में अपन को इसका बेनिफिट मिलने वाला, शॉर्ट टर्म में हमारे को तकलीफ आई और ये आना स्वाभाविक था। हम इसको रिसर्च कर रहे हैं। अनिल शेखावत साहब ने जो कहा कि भरोसा जो किया जाता है, आज मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बन रही है और विरोध कर रहे हैं लोग कि नहीं, फिर कहा जाएगा उनको कि भाई ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, यहां से पॉलिसी बनेंगे, इसका फायदा 2 साल बाद आपको मिलने लगेगा। तो एक विश्वास होता है कि चलिए बिल्डिंग बन रही है कि किसी दिन हमारे काम आएगी। लेकिन देश की जनता को भरोसे की जो बात है कि भरोसा कैसे दिलाया जाएगा, कि कैसे भरोसा करे कि वास्तव में 1 साल 2 साल बाद में इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा हमारी इकोनॉमी पे वो बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन देखो ऐसा है, 5.7% से जो हमारी जीडीपी 5.7% पे आ गई थी 6.1% से बहुत मामूली गिरावट थी, बट गिरावट थी नो डाउट। अब इसको धीरे धीरे ये आपको उसका अगले महीना आप देखेंगे उसके अंदर हमारी हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है और जबरदस्त ग्रोथ हुई है। और धीरे धीरे ये जो जीएसटी का जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी धीरे धीरे सोल्व हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं सुधरेंगी और ये सरकार सबकी सुनती है और बार बार एक ही आरोप इस सरकार पे लगता है कि बहुत जल्दी अमेंडमेंट लाती है। तो जनता के लिए अगर कोई सुधार जरूरी है तो वो लाने में भी क्या तकलीफ है। आज जीएसटी में भी हो रहा है, क्या होता है इतना बड़ा इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी। आज एक बात बताऊं कि चाइना से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट चाइना जैसे के अंदर भी जीएसटी नहीं लगा हुआ, हमारे यहाँ जीएसटी लगा हुआ है, यूएसए में जीएसटी नहीं लगा हुआ है। छोटी छोटी कंट्रीज का अगर जीएसटी देखते हैं तो उनसे हमारा बड़ा कंट्रीज है और ये हर आदमी आना स्वाभाविक है और इसको धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। जीएसटी भी देखिए अपने आप में बहुत बड़े बहस का मुद्दा है और कोठारी साहब ने जैसे कहा कि पहले कहा ये हमारी जब डिबेट थी जीएसटी लागू हुई थी, देखिए जीएसटी में भी जो स्थितियां हैं देखिए साहब कुछ चीजों को खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल है
आपने पेट्रोल को जीएसटी से बाहर कर दिया, लिकर को आपने जीएसटी से बाहर कर दिया। देखिए मैं एक बात कह सकता हूं, आप परिवार में भी जाकर के आप बात करेंगे तो आपके बच्चे भी ये पूछेंगे कि जीएसटी का मतलब वह है कि वन टैक्स वन कंट्री। कॉन्सेप्ट भी यही था आप लेकर के जो आए थे, लेकिन क्या आज वास्तव में मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? आपको मैं बताता हूं योगेंद्र, जिस सरकार की जैसे इच्छा होती है वैसे ही किसी सेस के नाम पे, किसी एक्साइज ड्यूटी के नाम पे कैसे तो पैसे लगाए जा रहे हैं। योगेंद्र जी एक बात सुनेंगे, वन नेशन वन टैक्स ये बिल्कुल परफेक्ट है। जीएसटी है वन टैक्स, 27 टैक्स को मिला करके एक जीएसटी बनाया गया तो टैक्स बना सर 100 टैक्स। सरकार ने कभी नहीं कहा कि रेट एक होगी। हमारे यहाँ पे एक्चुअली आप जानते हो फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टेट्स हैं या यूनियन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रेट के ऊपर, आप क्या रेट पे के बाद मैं सबसे पूछना चाहता हूं किस रेट पे अपन काम कर सकते हैं? 15% पे कर सकते हैं अपन, चलो मैं कहता हूं कि 28% से घटा करके 15% कर सकते हैं, सब पे अपन 15% लगा सकते हैं क्या? ऐसा जरूरी है? विषमता, आर्थिक विषमता बहुत है। हमारे 125 करोड़ आदमी यहाँ के निवासी हैं, उसमें आर्थिक विषमता भी है, डिफरेंशियल भी है, तो उनको मेंटेन करने के लिए रेटें तो अलग अलग रखनी पड़ेगी। स्लैब बनाए, स्लैब की भी बड़ी रोचक बात है। कर आज मुद्दा हमारा नोटबंदी का था, लेकिन आपने जीएसटी का जिक्र कर दिया। बहुत ही छोटी सी बात है। हम अभी कुछ दिन पहले एक प्रदेश में गए, वहां खाना खाने के लिए बैठे, वो राजस्थानी का होटल था, तो उन्होंने कहा साहब मेनू यही है और मेनू की रेट ये है, लेकिन आप इसमें बैठेंगे तो 28% टैक्स लगेगा, क्योंकि साहब जीएसटी बस इसमें एसी का फायदा है और कोई फायदा नहीं। खाना एक ही किचन से बनेगा, एक ही जगह से। आप ये बताइए कि सिर्फ ठंडे में बैठा करके खाना खिलाने के आपने 10% एक्स्ट्रा कर दिया। ये सब पहले भी था। आज की तारीख में जब वेट लगता था तब आपकी अगर ऐसी रेस्टोरेंट होती थी उसके अंदर रेट अलग होती थी, और आप अगर बिना ऐसी लेकिन तो पहले भी थी। सर उसको नई चीज कोई भी लगा नहीं, क्योंकि जीएसटी देखिए अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ ना सर। हाँ, देखो आपने वहीं का वहीं रख दिया। देखो इसमें काफी सुधार अभी क्या हो रहा है। देखो मैं आपको बात सिंप्लीफिकेशन, अभी जो टाइम है 9 तारीख की जो मीटिंग है, इसमें काफी सुधार होने के चांसेज है। अपन को होप करनी चाहिए कि कुछ सुधार आएंगे। और देखो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है सरकार को फीडबैक से ही पता पड़ता है, और अपन लोग ही फीडबैक देते हैं। जैसे आप आज ये जो बहस कर रहे हो, ये भी डेफिनेटली लोग बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो फीडबैक ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लेती है, और इस फीडबैक के बेस पे ही जो डिसीजन होते हैं। और इस समय तो आपको मालूम है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए तो और बाकी सबके लिए एक काउंसिल और बना दी इन्होंने। जीएसटी काउंसिल के अंदर एक रिव्यू काउंसिल, जो मतलब इनके रेटों को रिव्यू काउंसिल अलग बनाई है, जिसके अंदर अपने जयपुर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ओम प्रकाश, मैं आऊंगा आपके पास, भी लिया गया। वापस लौटूंगा आपको। अनिल जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इतनी बातें कहीं हमारे हर सवाल का जवाब आरपी विजय साहब दे रहे हैं। एक भविष्य की एक उम्मीद की जा सकती है कि चले सरकार के फैसले, देखिए सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को 2019 की एक कड़ी परीक्षा से गुजरना भी है। अभी बीच में भी इलेक्शन है, गुजरात के चुनाव से ठीक पहले और हिमाचल के मतदान के एक दिन पहले एक बड़े इसको ऐतिहासिक दिवस के रूप में भी बीजेपी मना रही है। तो कुछ भविष्य की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी निशाना इस वजह से साधा जा रहा है प्रतिपक्ष पे या आलोचकों पे कि बिल्कुल नहीं है, और वो लोग सहमत नहीं है कि हिंदुस्तान तरक्की करे। देखिए, वैसे मैं योगेंद्र जी कांग्रेसी नहीं हूं, पर राज्यसभा में 7 मिनट का भाषण मैंने मनमोहन सिंह का सुना नोटबंदी पे। मैं उसका रेफरेंस लिए दे रहा हूं कि इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी किसी भी बात को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या ओवर रूल नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते ये बकवास कर रहा है। आज भी उन्होंने उस चीज को रिपीट किया जी। तो वो जो रिपीट किया है उसका सारा चीज यही है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें आप एमएसएमई बोल रहे हो, उसका जीडीपी का 40% शेयर है। बिल्कुल है। आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे और उसकी भावनाओं को, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो, उसकी कठिनाई को अगर आप नहीं देखोगे तो जो हम चर्चा कर रहे हैं उसकी वजह ये 11 करोड़ आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है इस सेक्टर ने। इस सेक्टर को आपने क्रैश कर दिया तो सारा एम्प्लॉयमेंट चला गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आज भी जब मनमोहन सिंह का भाषण हो रहा था या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके तुरंत बाद जेटली साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमारे 2G नहीं हो रहा। अरे वो नोटबंदी पे बात कर रहे हैं, आप नोटबंदी की चीजें करो। आप मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं एनडीए की सरकार का कोई भी आदमी राहुल गांधी की इस बात का विरोध नहीं करता कि जो कहते हैं कि रोज 30,000 आदमी एम्प्लॉयमेंट के मार्केट में आ रहे हैं और हम 450 दे रहे हैं। ये फिगर कहां से लाए ये वो समझते होंगे, परंतु एनडीए के जेटली साहब को या प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि इतने एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने ये वायदा किया था कि हम 2 करोड़ आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सेक्टर बिरला टाटा की जो अकाउंटिंग है वो पहले से ही कैशलेस थी, वो सब चेक से करते हैं, उनकी सब चीजें उनके पास लोग बाग हैं।
जो एमएसई में जो लोगों को तकलीफ आई है कैश की वजह से, क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम उनका इतना अच्छा नहीं था और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो चीजों को इतने ढंग से नहीं ले सकते। तो जिस सेक्टर पे नोटबंदी की मार पड़ी है उसकी बात ये सरकार नहीं कर रही, और आज भी ये कह रही है कि नहीं हमारी इकोनॉमी बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जबकि 5.7 हो गई। उसकी वैल्यूएशन का ईयर फाइनेंशियल ईयर 11-12 है। 89-90 में 7% ग्रोथ रेट थी इंडिया की, जब ये चीजें थी नहीं। तो जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे हो और उसके गाजे बाजे बजा रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि नहीं नहीं सब ठीक है, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आरपी विजय साहब कह रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपने कहा हमारा गिर रहा है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 25% है, हमारा 15% है। हम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहीं सा हो नहीं रहा, एफडीआई के बेस पे हम सारी चीजें कर रहे हैं। जब तक हमारा खुद का डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट जब तक हमारी इकोनॉमी में नहीं आएगा, हमारा कोई उत्थान नहीं होगा। जिस रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा ब्लैक मनी थी, वो 11% जीडीपी का है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो घट गया। तो आपने चालू तो कर दी, आपने ये चीज तो कर दी, पर इसके इफेक्टों को आपने ढंग से नहीं देखा। हमारी जो है करीबन 60 करोड़ जो आबादी है वो कृषि पर है, वो कृषि साली क्रैश हो गई, जिनका सारा काम कैश पे लेन देन था। कैश लेन देन की बात को मैं अन्याय नहीं करता, आप उसको धीरे धीरे चीजें कीजिए। आपके बैंक में 8 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो गए, क्या कल ही हो गए क्या? एनपीए की भी डेफिनेशन है, ये जानते हैं कि जब किस्त उसकी 2 बार नहीं आती, 3 बार नहीं आती, जब एनपीए डिक्लेयर होगा ना, और 2 लाख रुपए दे रहे हो आप रिकैपिटलाइजेशन के लिए, वो भी एक ऐसी स्कीम लगा रहे हो कि बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड आरबीआई को जाएंगे, फिर वो री इन्वेस्टमेंट करेगी। तो मोटे तौर पे वास्तविकता जो धरातल पे चीज है, वो चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, जीएसटी पे मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु नोटबंदी जहां से चली थी, जिस मकसद को लेकर चली थी, वो योगेंद्र जी निश्चित तौर पे इस देश ने अचीव नहीं की है, और सारी जो चीजें आ रही हैं वो उसकी वजह से आ रही हैं। तो सरकार को ये एडमिट करना चाहिए कि हमारी गलती हुई, हम इसको इंप्रूव करेंगे, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका नहीं होगा चीज, तब तक इंश्योरेंस उससे सब्सिडाइज, बैंकिंग सेक्टर भी उससे चलता है। लोन लेने ही नहीं आ रहे लोग, बैंकों में पैसा जमा है और लोन लेने को आ नहीं रहा। बैंक वाले फोन कर रहे हैं, साहब लोन ले जाइए। आज भी मेरा ये दावा है कि एक दिन में, मैंने बैंक में अकाउंट खुलाए हुए थे आज से 10 साल 15 साल पहले, आज आप एक दिन में बैंक अकाउंट नहीं खुला सकते। कल मेरे साथ, मैं विजय साहब के साथ चलता हूं किसी बैंक में, मैं सुबह जाऊंगा, मुझे शाम को खाता चाहिए क्योंकि मुझे धंधा करना है, मुझे काम करना है, नहीं खोल रहा। बैंक खोलने की फॉर्मेलिटी में 5-7 दिन लग रहे हैं। तो हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करें कि हम देश को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ चीज होनी चाहिए क्या? इसी ईज ऑफ डूइंग में जो हमने 30 अंक की छलांग मारी है, उसमें ये सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक रहा है कि ये रियल एस्टेट की जो परमिशन है, कंस्ट्रक्शन की जो परमिशन है, वो और पीछे चली गई है, जो 11% हमारी जीडीपी की रेट है। तो मोटे तौर पे हम ग्राउंड रियलिटी पे जब ये देखेंगे कहां प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ भाषण देने से कि नहीं नहीं ये देश है मेरे को किसी ने नहीं कहा कि इसकी वजह से ये हुआ है, तो भाषण और लच्छेबाजी और बातों को कहना हमारे देश के लोगों की ये हैबिट नहीं है कि लोग बाग विरोध करेंगे, लोग बाग सहते हैं, और जब उनका काम आता है जब बता, तो आप गरीब आदमी के लिए इस देश को चुना गया है, गरीब आदमी की आप देखें, उनका ध्यान करें और उनके वेलफेयर स्कीम में उनके जीवन स्तर को बढ़ाएंगे, तब देश निश्चित तौर पर बढ़ेगा और हम इकोनॉमी की बात करेंगे। जैसे कि एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी इसे ऐतिहासिक दिवस के रूप में मना रही है और कांग्रेस इसे काला दिवस के रूप में मना रही है, क्या वास्तव में दोनों अपनी जगह जायज है कि ऐसा कुछ हो गया है जिसे काला दिवस के रूप में मनाया जाए, या बीजेपी ने ऐसा अचीव कर लिया हो जिसे कहें कि बिल्कुल ढोल बजा के कहिए कि ऐसा तो दिन ही नहीं आया था कोई? ऐसा कुछ खैर करने की बात नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये जो विधानसभा के चुनाव की वजह से है, तो इसलिए कि ये मौका मिल गया, इसलिए दोनों पार्टियों, जबकि मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन दोनों ही पार्टियों के किसी भी लीडर की खुद की दिमाग की उपज नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो हमारा एजेंडा है, उसी के परिणाम है। न मोदी जी जानते, न मनमोहन सिंह जी जानते जीएसटी क्या होता है, न मोदी जी जानते हैं। बस हमारा क्योंकि हमने रिफॉर्म का कमिटमेंट किया है कि जीएसटी लागू करना, वन नेशन, और आज के 10 साल से वो बात चल रही है। ऐसे ही डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चाहे जेटली जी से लेके किसी ने भी आज तक किसी हमारी हिस्ट्री की बुक्स में हो तो पढ़ा, बता दीजिए हमने पढ़ा क्या उसको। तो ये क्या मैंने आपको बताया ना, एक नई इकोनॉमी का ऑर्डर में हम जा रहे हैं। इसके बाद में जैसे अब 2 इकोनॉमी साथ दिखेगी हमको, एक तो रियल इकोनॉमी सामने जी, जिसकी तकलीफ है सामने, एक होगी हिडन इकोनॉमी। बिल्कुल हाँ। एक हिडन इकोनॉमी जिसको कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी, डाटाबेस इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, कि आप डाटा से लेके उससे
अपना अपना फ्यूचर ढूंढिए, वो करो। तो एक नई कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्री जा रहा है, तो जो उस नई कॉम्प्लेक्सिटी में सक्सेसफुल रहेंगे या जो उसको अडॉप्ट करने लायक रहेंगे वो तो विनर हो जाएंगे, और जो नहीं रहेंगे वो लूजर की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इंडिया का यही है कि हमारे वो लूजर रहने वालों की संख्या बहुत है। अगर 25 करोड़ लोग भी उसके लूजर रहते हो तो उन 25 करोड़ को आप कहां से रोटी दोगे, कहां से रोजगार दोगे? जो नए 1.5 करोड़ हर साल जो युवा आ रहे हैं उनका क्या रूपरेखा है? अराजकता का माहौल होगा वो। हाँ, वो है, वो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो है। आप केवल इन कागजी उलझन में ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, कौन सी मनी, उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के उस इकोनॉमी का जो आपका एनवायरमेंट है, उसका जो पर्पज है, उसका होना चाहिए लोगों की रोजी रोटी मिले, उससे चले। मैं कह रहा हूं आप डिमोनेटाइज नहीं करते, इसको 3 साल में फेजेज वे में कर लेते, क्या फर्क पड़ता? कंट्री वहीं कहीं तकलीफ नहीं आती, एक फेजेज में धीरे करके वो सब आ जाए। अब आपने केवल एक ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक तो इसलिए है कि हम जानते ही नहीं है, हमने तो वो आया बस ये कर दो जी, इससे ये हो जाएगा, इसलिए कर दिया बस। लेकिन उसका इतने बड़े एक सवाल और है मेरा यहाँ से कि जैसे कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इससे लोग कई सड़क पे आ गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। क्या ये माना जा सकता है कि हमारे यहाँ पे एक हिडन करेंसी जिसकी अपन बात कर रहे हैं, या जिसे कहें कि सरकार की नजर में काला धन, क्या काला धन वास्तव में हमारे कह सकते हैं कि बड़ा एम्प्लॉयर की भूमिका अदा कर रहा था? बिल्कुल। तो जी, जिस कंट्री में विकासशील अर्थव्यवस्था होती है वो काला धन, बताया ना, कैश इकोनॉमी जो है, आप रियल एस्टेट का, जैसे आपने कहा 11% जीडीपी में, तो वो रियल एस्टेट में तो ये कर लीजिए काला धन का योगदान बहुत था, 30%। कैश इकोनॉमी कर लीजिए, एग्रीकल्चर जो बेस है वो भी है, एसएमई सेक्टर वो भी है। लेकिन कुछ भी हो, वो लोगों को रोजी रोटी तो दे रहे थे ना। वो पैसा ऐसा तो है नहीं कि उसको पैसे के खाके वो पानी पी लेता था, वो उसका मूवमेंट होता था, उस मूवमेंट से किसी को 2 पैसे मिलते थे, उससे गाड़ी चल रही थी। आप उस गाड़ी को आपने रिवर्स गियर में डाल दिया, अब उसको वापस उस गियर में लाने के लिए आप कितना ही पैसा फूंक लो, वो वहां जा ही नहीं सकता। अब उसको तो यही है कि आप वो घर बैठे बेरोजगारी को भत्ता दो, या वो एक कौन सी वो मिनिमम जो योजना है कि इतना रुपया सबको देना चाहिए, जो है वो सरकार लाए तो कोई पार पड़े। तो वो आप तो वो है कि काम करने वाले को बेरोजगार बना रहे हो। वो जेटली जी बार बार कहते हैं ना, हम देश में पेंशन सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये एक नया कैपिटलिज्म है जिसमें आप पहले बेरोजगार करो, काम से हटाओ और फिर उसको पेंशन दो। ये एक नया अमेरिकन कैपिटलिज्म है जिसका ये ट्रेलर है और जिसके जो परिणाम है वो अच्छे बोले नहीं। लेकिन लोगों की इच्छा है ना, वो काम करके पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे ना। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ तो जब भी होगा सिस्टम में पैसा जाएगा। सिस्टम में तेरे पास काम नहीं है, ले 5,000 रुपये महीने घर बैठे, तू दंगा मत कर। ये नरेगा योजना क्या है? नरेगा योजना बिना काम के पैसे, तू गांव से शहर में मत आ यार, झमेला होगा, पलायन नहीं होगा। इसी बात का ही तो वो आपको उसको वो प्राइस दे रहे हो आप। तो अब आप ये नया एम्प्लॉयमेंट आए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लो, 3,000 5,000 जो भी जो है अमेरिका में आज वर्षों से चल रहा है। तो उस दौर में हम जा रहे हैं, वो ट्रांजिशन फेज है। और कोई सरकार आ जाओ, चाहे उसमें कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, अब इस गाड़ी को रिवर्स वापस उसमें ला ही नहीं सकते आप। ये मेरे ख्याल से इसकी गणित रहेगी। योगेंद्र जी, एक पैसे की जो नेचर है वो डिफरेंट हैंड्स पे डिफरेंट उसकी नेचर होती है। अगर मेरे पास ब्लैक मनी के 500 रुपए हुए और मैंने 500 का पेट्रोल भराया तो मैंने टैक्स दे दिया ना सरकार को। वही 500 रुपए में मैं रेस्टोरेंट में जाके खाऊंगा खाना, तो टैक्स दे दूंगा ना मैं। तो मेरे पास तो ब्लैक मनी थी, पर जैसे डिफरेंट हैंड में गई उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट हो गया। मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदी तो उस पर टैक्स दे रहा हूं मैं। तो ये कहना कि इस जगह पे तो ब्लैक है, इस जगह नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जो मनी जैसे जैसे ट्रेवल करेगी उसकी शेप चेंज होती जाएगी। उसके लिए इतना बड़ा एक डिसीजन लेना नहीं थी। और दूसरा फेक करेंसी को लेकर के भी कहा गया था, अर्जुन मेघवाल साहब से मेरी खुद की बात हुई है, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा नहीं है फेक करेंसी, तो 300-400 करोड़ या 3,000 4,000 करोड़ कुछ ऐसा आंकड़ा बताया था उन्होंने। तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि जिसके लिए 8,000। योगेंद्र जी, आज दुनिया में कितने डॉलर की जो करेंसी है, कितनी फेक चल रही है, किसी को नहीं पता कि किसी के पास किसी कंट्री में है तो सब देश चल रहे हैं आप, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट तो पैदा करती है ना जी। अब वो डॉलर क्योंकि नेचुरली वर्ल्ड की करेंसी है, इसलिए उसको रोक पाना और उसको चेंज करना वो संभव ही नहीं है। हाहाकार मच जाएगा। विजय साहब, कुछ अभी आपने सुना, कुछ क्वेश्चंस सामने आए हैं। अभी कोठारी साहब ने भी कहा, अनिल शेखावत साहब ने कहा कि एक तो वो एक सिस्टम की डिमांड फिलहाल नहीं कह सकते हैं, लेके आ सकते थे आप, लेकिन कुछ समय या फेजेज में, या फिर कहें कि इसको पूरी एक्सरसाइज के साथ है कि वास्तव में हमारे यहाँ पे इकोनॉमी का जो आधार है एग्रीकल्चर,
विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, कभी बरसात आती है, कभी सूखा पड़ रहा है, तो आप उस अन्नदाता की कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो अभी सामने बात निकल करके आ रही है। एमएसएमई सेक्टर को जो एक बड़ा एम्प्लॉयर की भूमिका अदा कर रहा था, आपकी जीडीपी में बड़ा उसका योगदान था, आप खुद भी मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल उस तकलीफ के दौर से वो गुजर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी जो बात है कि अगर मान लो हमारे यहाँ पे जिसे ब्लैक मनी की संज्ञा लगातार हम दे रहे हैं कि काला धन, क्योंकि दो चीजें हम सामने देख रहे हैं, तो काला धन या रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बस भूमाफिया कहने की हमारे डेफिनेशन चल पड़ी है कि ब्लैक मनी यानी किसी के पास में पैसा है और उसने काम करना शुरू भी कर दिया तो ब्लैक मनी थी, उसको ठिकाने लगा रहे हैं। तो ऐसा उस सिस्टम को हम बाहर कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, हमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे उन लोगों को आउट करके हमने। योगेंद्र जी, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, उस समय 17.84 लाख करोड़ रुपए अपने पास थे। हाँ, उसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर थे, और अगर उसी रफ्तार को मैं मानता हूं तो वो तकरीबन 19.25 करोड़ के आसपास का भी फिगर होता, अगर जिस हिसाब से अपन मुद्रा छाप रहे थे और उस पीरियड के अंदर अगर वो मुद्रा होती तो 19.25 होती। आज जबकि जो नई मुद्रा दी गई है वो 14 लाख करोड़ दी गई, उसके बावजूद भी 5 लाख करोड़ बचा करके भी सारे काम हो रहे। इसके अलावा डिजिटल जो पेमेंट है वो खूब बड़ा है, 300 करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट बढ़कर के 2.5-4 करोड़ रुपए। साहब मैं आपकी बात से सहमत हूं। आज मुझे मान लीजिए मेरे जेब में पैसा नहीं है, मुझे पेट्रोल लेना है या मार्केट में जाके खाना खाना है या फिर मुझे शॉपिंग करनी है, जब पैसा नहीं है तो मेरे कार्ड है उसको स्वाइप करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। लेकिन क्या तकलीफ क्या है? एक बार तो अगर आपका पैसा बैंक में है, तकलीफ आप खुद भी जानते हैं सर, लेकिन आप क्या उससे वो सिक्योरिटी कवरेज दे पा रहे, कवर कर पा रहे हैं उसकी कि मेरे आज ये कितनी जगह अपने आधार से जोड़ दिया है या मेरे उसका स्वैप कर दिया, उसको क्लोनिंग होगी। योगेंद्र जी, हम राजस्थान के से पैसे जा रहे हैं सर। योगेंद्र जी राजस्थान के निवासी हैं, भामाशाह कार्ड 2004 से चल रहा है, तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है। ग्रामीण लोग जब उसको काम में ले सकते हैं, उससे पैसा निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, तो हम पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते क्या? सर मैं ये बात ये सिर्फ कमी निकालने के लिए कमी नहीं। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो क्लोनिंग चल रही है, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, उसके बाद से उसको रोकने का। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो हर चीज क्या होती है, आपको सावधानी खुद को बरतनी पड़ती है। हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए आपके कोई सुझाव हो आप दीजिएगा, नो डाउट। आपकी बात मैं कहता हूं, पेट्रोल पंप पे अगर आपने खुद नहीं गए और किसी को दे दिया, उसने क्लोनिंग कर ली, तो ये बदमाशी हो सकती है। आज की तारीख में तो नाइजीरियन पता नहीं कहां से फ्रॉड आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट कल या परसों की बात है, कोई आदमी कह रहा था कि भाई साहब मेरे खाते से भी 42,000 निकल गए, पहले 2-2 रुपए निकले, उसने पहले टेस्ट किया। समय कम में ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जा सकता है कि नोटबंदी का कदम 1 साल पहले जो उठाया था, वास्तव में आपके भविष्य की आवश्यकता थी और आप विश्वास रखें किस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। योगेंद्र जी, पहली बात तो नोटबंदी थी नहीं, नोट बदली थी। पुराने जो नोट थे उनको हमने नए नोटों में चेंज किया है। तो पहली बात तो ये बंदी और बदली, इनमें अंतर है दोनों। नोटबंदी का नाम है बट बदली आने वाले, मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाला टाइम देखो क्या होता है कि 1 साल बहुत कम होता है इसके लिए आंकने के लिए, थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए और धीरे धीरे, हाँ नो डाउट प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे खत्म हुई है। ऐसा एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा मिल रहा है। आज की तारीख में उनकी जो तकलीफें है उनको दूर किया जा रहा है। रोजगार के अवसर, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, रोजगार में उसको नहीं मानता जो सरकारी नौकरियां होती है। आज स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सो मेनी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे रोजगार बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं बढ़ा है, बट ओवर द नाइट सारी चीजें नहीं हो सकती। जब 2 बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1 साल के अंदर आते हैं तो तकलीफ होना लाजमी है, बट उनकी धीरे धीरे समस्याएं हम लोग बैठ करके सब लोगों से फीडबैक लेकर के, आपके एमएसएमई सेक्टर से ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ले रहे हैं और धीरे धीरे उसको हम कम करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तकलीफें, हाँ तकलीफें हैं, उसके लिए सरकार बहुत सावचेत है और फीडबैक लेकर के उसके प्रति काम कर रही है। चलिए विजय साहब, अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान को भरोसा होना चाहिए कि हमारी सरकार जो कुछ काम कर रही है वह जनता हित में कर रही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही चुनी हुई सरकार की होती है। लेकिन अभी जो सामने चीजें आ रही हैं, बेशक अरुण जेटली साहब अपना दावा कुछ भी करते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 चीजें मानी जाती हैं। व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर का काम ठीक से चलना चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी मिले और मेरी जेब में पैसा कुछ बचता रहे जो मेरे भविष्य की जरूरतों को पूरा करता रहे। ये जो चिंता की लकीरें लोगों को दिखाई देती हैं, वो जेब में पैसा जैसे बचना की उम्मीद करता है, वो पैसा नहीं बच पा रहा है। लेकिन
अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 जून की रोटी का संकट सामने आ रहा है। आप पे विश्वास दिला रहे हैं कि वक्त लग सकता है लेकिन ये सब चीजें दूर होंगी। चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कदम बेशक सरकार ने उठाया, उससे तो विड्रॉ नहीं करेंगे मोदी साहब, लेकिन अब कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाने चाहिए ताकि हिंदुस्तान भरोसा कर सके कि ओलिना उसे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़े कि कोई एक शौर्य दिवस मनाए या फिर दूसरा कोई ब्लैक डे इसको मनाए। जरूरत इस बात की हो कि लोग कहें कि हाँ बिल्कुल हम सब ब्लैक मनी एंटी दिवस, वो हम ब्लैक मनी के अगेंस्ट में विरोध दिवस मना रहे हैं। हाँ, और नोटबंदी की हम खुशी जाहिर कर रहे हैं, बट साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, देखिए मनमोहन सिंह ने एक अलग बात कही है। मनमोहन सिंह जी ने एक बात ब्लैक मनी का मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि बुलेट ट्रेन का विरोध करना विकास का विरोध नहीं है। विकास का विरोध नहीं है कि बुलेट ट्रेन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि बिल्कुल इस देश की नीड है। इसका विरोध को ये नहीं है कि हम विकास का विरोध कर रहे हैं। 60 साल से शासन कौन कर रहे थे सर? योगेंद्र जी, आज उनको ये अधिकार नहीं है कि वो कुछ कमियां निकाले। 60 साल के अंदर उनको जो कुछ करना था उन्होंने किया। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं किया, पर जो कुछ करना चाहिए था दूसरा जीएसटी का उन्होंने नहीं किया। ये सरकार थोड़ा सा उसे चोर नहीं समझना चाहिए, उसे चोर नहीं समझना चाहिए। नहीं, चोर तो क्या समझा सर? आज मोदी जी का आप भाषण सुनेंगे या मोदी जी के कोई भी वक्तव्य सुनेंगे, एक ही बात कर रहे हैं, किसी की भी कोई तकलीफ है हम उस सबको मिलकर के दूर करेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया किसी की भी कोई तकलीफ है मेरे डायरेक्ट नंबर पे भी आप रोकना चाहूंगा आपको। तो खास खबर में आज हमारा एजेंडा 8 नवंबर 2016, उस दिन को राजनीतिक दल तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि सियासी रंग चढ़ने के लिए वो काफी अच्छा एक महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन आम जनता भी इसे नहीं भूल सकती है। चाहे को कतार में लगा हो या फिर किसी को लाइन में लग करके पैसे जमा कराने की दिहाड़ी मिली हो, तो उनके लिए भी यादगार पल थे। और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल यादगार पल हैं कि जिन्होंने कभी चाय के डब्बे में, किसी ने चीनी के डब्बे में, जैसे में कोऑपरेटिव सिस्टम कहते हैं, महिलाओं की जो मनी थी वो बाहर निकल करके आई। तो याद सभी के है वो 8 नवंबर 2016 का दिन भूल कोई नहीं सकता है, लेकिन दावे उस मजबूती के साथ सामने आए ताकि भरोसा किया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।